हेलो देवयानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा लग रहा है आपका? अभी एनआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया। एक्चुअली मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो प्रिपरेशन होता है इसका कुछ वर्थ है। एक अच्छे से कॉलेज में आपको जब एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जेई मेंस का आपका परसेंटाइल कितना था? मेरा 96.79 था। ओके। जब आपने पढ़ाई कर रहे थे, जब आप स्केड्यूल बना रहे थे, तो हमें कुछ बताइए कि आप अपना स्केड्यूल कैसे बनाते थे या फिर पढ़ाई का कुछ टाइम टेबल कैसा था? एक्चुअली पढ़ाई का टाइम टेबल कुछ इस तरीके से था, मतलब सुबह जब हमारे क्लासेस होते थे कुछ 8 बजे के दौरान, 8 से 2-2:30 तक हमारे क्लासेस होते थे। उसके बाद एक आधा घंटे का रेस्ट टिल 3 PM एंड टिल फ्रॉम 3 to 6 वी यूज टू स्टडी इन एकेडमी इटसेल्फ इंस्टीट्यूट। तो उससे क्या होता है ना कि एक टीचर्स का हमें गाइडेंस मिलता रहता है कंटिन्यूसली, और एक हमारा डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है वहाँ पढ़ने से। और उसके बाद वी यूज टू टेक ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर 6:30। ओके। देन वी यूज टू गो होम, और फिर 7 बजे हम अपना पढ़ाई वापस चालू करते थे, जो कि अपने हिसाब से कोई भी कितना, मतलब मैं जनरली 1 बजे तक पढ़ाई करती थी शाम रात के। हाँ। ओके। और फिर उठते कब थे आप? मैं सुबह उठती थी 7-7:30 बजे। और यही आपका वीकली स्केड्यूल होता था कि आप वीकली यही फॉलो करते थे? हाँ, मतलब थोड़ा इधर उधर तो हो जाता है। ओके। लेकिन मोस्टली तो यही ऑन एन एवरेज यही शेड्यूल रहता था। ओके। सब्जेक्ट वाइज आप कैसा करते थे? कौन से सब्जेक्ट कौन से दिन, ऐसा कुछ? ऐसा तो मेरा कुछ डिवीजन नहीं था, मैं तीनों सब्जेक्ट एक दिन में कर लेती थी। मतलब जो मेरा एकेडमी पीरियड था 3 to 6, तो उसमें मैं रिवीजन कर लेती थी जो भी कुछ पढ़ाया गया है आज क्लास में। ओके। या तो फिर टेस्ट के लिए जो आने वाला है वो, तो वो एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 3 आवर्स में या 4 आवर्स में जो आज पढ़ा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके। उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो हमारा वीकली टेस्ट होता था, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता था। तो फिर वी यूज्ड टू डिवाइड टॉपिक्स। अभी मान लो मैथ्स के 3 टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इन वीक 7 डेज होते थे, उस हिसाब से 3 टॉपिक्स हम डिवाइड करते थे, प्रैक्टिस प्लस थियरी, एंड सिमिलर फॉर अदर सब्जेक्ट। लेकिन टाइम इक्वली डिवाइड किया था मैंने फॉर पीसीएम। यस। आपके जो वीकली टेस्ट होते थे, तो उसका आपके स्टडी पे कितना इफेक्ट हुआ आपका? मतलब वीकली स्टडीज केस के आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक कितना हुआ ये जानने के लिए आपको मदद करता है। मान लो अगर मैंने उसे 3 डेज दिए है ना किसी टॉपिक को, 3 डेज मैंने थियरी पढ़ा, थियरी पढ़ा, PYQ सॉल्व किए, अब मैं टेस्ट को मतलब अपेयर हो रही हूँ, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट होता है, आउट ऑफ 300 होता है हमारा जेईई मेंस। तो आउट ऑफ 100 अगर मैं 50 अबाव हूँ तो एक अच्छा लेवल है। अगर 50 बिलो है तो मुझे इससे पता चलता है कि मुझे इस टॉपिक पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। सही है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा, मतलब हर टॉपिक को रिवीजन की ज़रूरत है, लेकिन जिस टॉपिक में मुझे 50 अबाव मार्क्स थे तो उसे मैंने थोड़ा कम टाइम दिया रिवीजन के समय। जिसे बिलो 50 थे और वो इम्पोर्टेंट भी था तो उसका टाइम बढ़ा दिया मैंने रिवीजन के समय। ओके। और ये जो आपने टाइमिंग के हिसाब से बताया, जो रात का टाइमिंग था, जैसे कि 7 से आप 12-1 तक पढ़ते थे, ये थोड़ा सा हमें बताइए कि ये बाइफर्केशन आप कैसे किया था? तो पहले तो मैंने बताया कि जो इनिशियल टाइमिंग था उसमें टेस्ट का रिवीजन या तो फिर आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन जैसे एडजस्ट होता था उस प्रकार। तो अभी ये 7 से 1 का टाइम है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट ना हो। ओके। तो मैं अगर 7 बजे आती हूँ, अभी क्या होता है कि दिन भर के शेड्यूल की वजह से हम टायर्ड हो जाते हैं, तो आपका सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट ले लो, ये मेरा बोलना होगा। तो मेरा मैथ्स था, तो मैथ्स के क्योंकि क्या होता है ना, मैथ्स हम जो प्रैक्टिस करते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तब आपका ब्रेन अटेंटिव रहता है, तो आपको ज़्यादा लेजी फील नहीं होगा अगर आप मैथ से स्टार्ट करते हो। तो एक कुछ 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो हमें वर्कशीट्स दिए जाते थे एकेडमी से, या किसी बुक से अगर सॉल्विंग करना है, PYQs करना है, तो वो तो हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम 2 आवर्स करके उनका प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल टेस्ट के लिए, या तो फिर मेरा अगर एक कोई टॉपिक जो है वो मेरा छूट गया है या तो फिर मुझे उसकी रिवीजन की ज़रूरत है, तो फिर मैं वो करती थी। मतलब 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथ्स। ओनली प्रैक्टिस मैक्सिमम, तो क्योंकि थियरी रिवीजन तो मेरा 3 to 6 में मैक्सिमम हो जाता था। आपने अभी एकेडमी की बात की, तो श्री संदीपनी एकेडमी में आप थी। हाँ। तो वहाँ की आपकी कुछ मेमोरीज बताइए, या फिर एकेडमी आपके स्टडीज़ में कितनी इंपॉर्टेंट रही और आपको क्या उसका फ़ायदा हुआ? एक्चुअली मैंने एकेडमी 8 क्लास से ही ज्वाइन किया 2018 से। तो एक्चुअली तब मुझे जेईई के बारे में, नीट के बारे में कुछ पता नहीं था। एज सच फाउंडेशन का एग्ज़ाम था, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो एक हम अट्रैक्ट होते हैं ना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम चलाते हैं, तो एज यूजुअल मैंने भी देखा, तो उसमें मुझे 50% स्कॉलरशिप मिला, मैं टॉप 20 में थी उसमें। वाओ। तो ओवरऑल अहमदनगर में। तो फिर
आई गॉट 50% स्कॉलरशिप देयर। क्या बात। सो ये सोच के मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मतलब स्कूल का पैटर्न जनरली कैसे होता है, मैथ्स और साइंस, इवन मैथ्स और साइंस के लिए, इंग्लिश तो चलो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कि हम ना एक रट्टा मार बोलते हैं ना, जो हमें बचपन से आदत होती है वही करते हैं। हाँ। तो जब मैंने 8th में यहाँ पे ज्वाइन किया, तब मुझे सबसे पहले समझ में आया कि रट्टा मारना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आप अपनी इमेजिनेशन से, अपने स्किल्स से उस आंसर को अच्छी तरह से फ्रेम करके लिख सकते हो। मतलब तब ज़्यादा MCQ वगैरह ये नहीं था ना, क्योंकि 10th तक तो बोर्ड्स ही होते तो फिर मैंने वहाँ से साइंस में, मतलब जनरली हम साइंस का अगर रट्टा मारेंगे तो हमें एग्जाम के दिन कुछ याद नहीं रहेगा, याद भी रहेगा कुछ साइंटिफिक टर्म्स रहेंगे, बीच वाला भूल जाएंगे, ना उसका मीनिंग है ना कुछ है। तो फिर उससे अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार आंसर पढ़ लो, अपने आप से लिख पाओगे एग्जाम में विदाउट एनी टेंशन। तो इस प्रकार से मेरा साइंस भी अच्छा हुआ। मैथ्स एक्चुअली मैंने बहुत डिफिकल्टी फेस की है टिल माई 7th क्लास, बट आफ्टर जॉइनिंग श्री संदीपनी एकेडमी मेरा बेस इतना अच्छा हुआ कि आई हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन मैथ्स इन JEE मेंस। हाँ, बढ़िया। तो फिर कोई सोच नहीं सकता था, मतलब एकदम बेसिक टू ये हो गया। और इवन फिजिक्स के बारे में भी वही कहना चाहूँगी मैं। बायोलॉजी एक्चुअली नहीं था, क्योंकि फिर आई वॉज डिवर्टेड टू JEE। आपने अभी बहुत सारी श्री संदीपनी एकेडमी में जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो बताया, हमें कुछ ओवरऑल जो टीचर का एक्सपीरियंस था आपका, कि टीचर्स हेल्प यू, उस बारे में कुछ हमें बताइए। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि मतलब बाहर के कोचिंग्स में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह है जो बाकी के कोचिंग्स में, तो उनसे ऐसा सुनने को मिलता है कि एक बार क्लास खत्म हो गया तो टीचर्स उन्हें, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका खत्म हो जाता है, वो ऐसे कुछ शोकेस करते हैं। लेकिन मेरे जो टीचर्स है यहाँ पे, वो मुझे ऑलमोस्ट मतलब हर टाइम डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते थे। इवन इफ आई मैसेज देम एट नाइट, दे आल्सो यूज टू रिप्लाई इट। अगर कल एग्जाम है, कल मेरा टेस्ट है, और मैं आज अगर इवन 9, 10, 11 क्लॉक को भी अगर मैं डाउट पूछती हूँ, फिर भी उनका मुझे रिप्लाई रहता था, और वो भी एकदम एलेबोरेटिव वे में। ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन दे दिया, नाउ यू डू ऑन योर ओन, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनका खुद का सॉल्यूशन स्टेप वाइज, और वो भी इवन व्हाट्सएप पे भी होगा तो वो भी बहुत इंटरेक्टिव होता था। ओके। तो देवयानी, अभी आपके फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है? करंटली तो मुझे मेरा BTech कंप्लीट करना है, 4 ईयर कोर्स, और उसके बाद जॉब। और मेरा मेन गोल वैसे तो आई एम लुकिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ओके। तो उसके अभी प्रिपरेशन मुझे करना है। और अभी बैकपैक हो चुका है जाने के लिए? यस। ओके। हाँ, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जिस प्रकार मतलब श्री संदीपनी एकेडमी में हमें एनवायरनमेंट मिला, जो वैल्यूज मिले, इवन स्पिरिचुअलिटी, जो कि एक स्टेबल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो कहीं नहीं मिला, लेकिन मुझे श्री संदीपनी में एकेडमी में मिला, जिसकी वजह से मुझे मेरे लाइफ में वैल्यूज ऐड करने को मिले। प्लस मुझे मेरे, मतलब हम बोलते हैं ना कि वाई डू वी लिव लाइफ, द एम ऑफ द लाइफ, वो मिला। तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे श्री संदीपनी एकेडमी से मिला वो ये मिला। तो जिसकी वजह से मैं आज मतलब ये सक्सेस देख पा रही हूँ, और आगे भी कुछ करना चाहती हूँ मेरे लाइफ में, और यही अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ लाइक श्री संदीपनी एकेडमी। बहुत बढ़िया। लास्ट में आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, तो उनको आप एक मैसेज देना क्या चाहोगे आपकी तरफ से? तो जनरली स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब अभी ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजीज वगैरह, है ना, समटाइम्स ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि यू हैव टीचर्स विथ यू, रियली डाउट सॉल्व कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। वो आपको मतलब कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कभी बताया नहीं, इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रैटेजीज अगर प्लान करना है, क्योंकि हर एक का जो लेवल होता है, लेवल कहने से अच्छा हर एक पर्सन यूनिक होता है। सही है। तो हर एक पर्सन के लिए ना जो पढ़ाई करने का स्ट्रैटेजी होता है, तरीका होता है, या तो फिर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है। किसी को कम क्वेश्चंस में पूरा टॉपिक समझ में आता है, किसी को 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगी, यू हैव टीचर्स विथ यू, सिट विथ टीचर्स, मेक प्लान, दैट्स इट। डोंट गो फॉर स्ट्रैटेजीज। यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, नहीं, क्योंकि सब मिक्स होता है। सही है। और आपको आपके टीचर्स के अलावा कोई अच्छे से जान नहीं सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि टीचर्स आपका क्लास में रिस्पॉन्स देख रहे हैं, उसके बाद आपके टेस्ट के मार्क्स देख रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से जज कर पाते हैं, और उस हिसाब से जो स्ट्रैटेजीज वो बताएंगे दैट विल बी always best, I will say, any other strategy of any student or any topper. आप हाँ स्टडी आवर्स फॉलो कर सकते हो, उन्होंने क्या क्या सॉल्व किया ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजीज आई थिंक इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट।
So that what message I want to give to all students. क्या बात है देवयानी, आपने आज बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छी बातें की कि अंडरस्टैंडिंग से अगर आप पढ़ोगे ना तो वो अच्छा ही रहेगा और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा. Yes. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट. आप ऐसे ही आगे जाओ. Thank you, ma'am.